हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की नई वीडियो में। लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 कक्षा 10 राजनीतिक पाठ्यपुस्तक NCERT 2022-23 के डाटा के साथ। चलिए फ्रेंड्स, इस बुक में देखते हैं कुल कितने लेसन दिए हैं, फिर हम उनका एक एक करके अच्छे से अध्ययन करेंगे और आपको NCERT एक ही बार में अच्छे से याद करवा दी जाएगी। फ्रेंड्स देख लीजिए विषय सूची। इसमें कुल लेसन कितने हैं? इसमें कुल लेसन है 8, पेज हैं 101। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 1 कक्षा 10 NCERT सत्ता की साझेदारी। कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अध्याय 1 बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम यूरोप का छोटा सा देश है। बेल्जियम किस महाद्वीप में है? यूरोप में है। क्षेत्रफल में हमारे हरियाणा से भी छोटा है, यानी हरियाणा से भी छोटा सा देश है। इसकी सीमा फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग से लगती है। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बेल्जियम की सीमा किसके साथ लगती है? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग से लगती है। इसकी जनसंख्या कितनी है? 1 करोड़ के आसपास है। हरियाणा से आधी है। हरियाणा की जनसंख्या कितनी है? 2 करोड़ 53 लाख कुछ है। इस छोटे से देश के समाज की जो जातीय बनावट बहुत जटिल है। जातीय बनावट के लिए प्रसिद्ध है ये देश। देश की कुल जनसंख्या का 59% कितना? 59% कौन लोग हैं? फ्लेमिश इलाके में रहते हैं, जो भाषा बोलते हैं डच। यानी जो बेल्जियम है, बेल्जियम में 59% लोग रहते हैं फ्लेमिश भाषा को नहीं बोलते हैं डच। शेष 40% लोग वेलोनिया। कहाँ पर? वेलोनिया, फ्लेमिश दोनों नगर हैं, याद रखेंगे। एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है कि फ्लेमिश कहाँ है, वेलोनिया कहाँ पर है। दोनों बेल्जियम में हैं। क्षेत्रफल में रहते हैं, वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। शेष 1% लोग जर्मन भाषा बोलते हैं, यानी 59। ये एक ही जोड़ दे 60 40 100% हो गया। 1% जर्मन बोलते हैं। राजधानी ब्रुसेल्स। राजधानी कौन सी? ब्रुसेल्स के 80% लोग क्या बोल रहे हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। यानी जो ब्रुसेल्स है, राजधानी किसकी है? एग्जाम पूछा गया था एक बार, किसकी राजधानी है ये? बेल्जियम की। यहाँ पर 80% जनसंख्या कौन सी है? फ्रेंच बोलने वालों की है, जिसकी जनसंख्या पूरे बेल्जियम में 40% है। और यहाँ पर 20% लोग डच बोलते हैं। यानी जो ब्रुसेल्स है, इसमें कौन लोग ज़्यादा रहते हैं? फ्रेंच बोलने वाले, फ्रांस के लोग अधिक रहते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहते हैं। यानी जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं अल्पसंख्यक क्या होता है? जनसंख्या में कम, लेकिन ये समृद्ध हैं, ताकतवर हैं। किसके अपेक्षा? जो डच लोग हैं उनकी अपेक्षा। बहुत बाद में जाकर आर्थिक विकास और शिक्षा लाभ पाने वाले डच भाषी लोग इसकी स्थिति नाराज हैं। डच भाषा के लोग बोलने वाले लोग नाराज हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा हैं देश में, लेकिन हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम गरीब हैं। इसके चलते 1950 से 1960 के दशक में फ्रेंच और डच लोगों के बीच क्या हो गया? संघर्ष शुरू हो गया। दोनों समूह के बीच तनाव बढ़ गया, संघर्ष शुरू हो गया। ब्रुसेल्स में इन दोनों के बीच ज़्यादा टकराव हुआ। ब्रुसेल्स में फ्रेंचों की लोग भाषा ज़्यादा, जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं उनकी जनसंख्या ज़्यादा थी। 80% कौन से? फ्रेंच थे, फ्रांसीसी लोग। और डच लोग कितने थे? 20% थे। जो डच बोलने वाले लोग हैं, ये जनसंख्या के हिसाब से तो अधिक थे, लेकिन धन संपत्ति में कमज़ोर थे ये। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। तमिलनाडु के दक्षिण तट से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है। इन तमिलनाडु के बिल्कुल पास में है। 'श्रीलंका देश। इसकी जनसंख्या 2 करोड़ है।
यानी हरियाणा के लगभग लगभग बराबर है। और जो ब्रुसेल्स था उसकी जनसंख्या हरियाणा से आधी थी। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी भी सबसे प्रमुख सामाजिक समूहों में यहाँ पर सिंहलियों हैं, जिनकी आबादी कितनी है, 74% आबादी है। सिंहलियों की आबादी 74% है श्रीलंका में। और दूसरा कौन सा है, दूसरा तमिल बोलने वाले। तमिल बोलने वाले कितने हैं, 18% हैं। और तमिलों का भी 2 समूह हैं, एक तो श्रीलंकाई समूह है और एक जो भारत से वहाँ जाकर बसे हैं वो समूह वहाँ पर हैं। यहाँ पर ये मैप दिखाएगा बेल्जियम का। 13% कौन से हैं, वहाँ के निवासी श्रीलंका के। और हिंदुस्तान के तमिल जो औपनिवेशिक शासनकाल में बागानों में काम करने के लिए बाहर से लाए गए थे, उनकी संतान हैं आज। मौजूदा श्रीलंका के नक्शे में आप पाएंगे कि गौर से देखें तो तमिल मुख्य रूप से उत्तर पूर्व में प्रांत में रहते हैं। यानी कहाँ पर रहते हैं, इधर उत्तर है इधर पूर्व है, यानी इस साइड में रहते हैं। कौन रहते हैं, जो भारत से गए तमिल वो। और श्रीलंका के अधिक सिंहली भाषा बोलने वाले लोग हैं और बौद्ध धर्म को मानते हैं। सिंहली भाषा को बोलते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। जो ये तमिल लोग हैं ये अपना हिंदू धर्म को मानते हैं, जबकि तमिल भाषी लोगों को कुछ हिंदू हैं कुछ मुसलमान हैं। जो श्रीलंका के मूल निवासी वो तो क्या हैं, मुसलमान हैं, और जो भारत से गए वो हिंदू तमिल हैं। आबादी में ईसाइयों का संख्या 7% है। जो आबादी है उसमें जनसंख्या उसमें 7% कौन है, ईसाई हैं। सिंहली और तमिल दोनों भाषाओं बोलने, सिंहली तमिल और दोनों भाषाएं बोलते हैं। ये ईसाई हैं, ये दोनों भाषाएं बोलते हैं। इनको किसी से कोई मतलब नहीं भाई तमिल क्या बोले सिंहली क्या बोले, ये दोनों की भाषा बोल लेते हैं अच्छे से। बेल्जियम में 10 भाषी लोगों की संख्या अधिक है, फ्रेंच भाषी लोगों की संख्या कम है। और जर्मनी वाले तो बहुत ही कम भाषा बोलते हैं। कहाँ पर, बेल्जियम में। इधर श्रीलंका में जो सिंहली आबादी है वो बहुत ज़्यादा है और तमिलों की जनसंख्या बहुत कम है। श्रीलंका के लोग जो श्रीलंका के सिंहली लोग हैं वो अपनी मनमानी कर सकते हैं। श्रीलंका में बहुसंख्यावाद। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, 1948 में आज़ाद हुआ था। याद रखेंगे, श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना, 1948 में। सिंहली समुदाय के नेताओं ने अपनी संख्या बहुसंख्या थी, यानी सिंहलियों का बहुमत था। कहाँ पर, श्रीलंका में। और अपना प्रभुत्व जमाने की चाहा, क्योंकि ये संख्या में आपको पता है 70% यही थे वहाँ पर। 1956 में एक कानून बनाया जिसके तहत तमिलों को दरकिनार कर दिया गया। यानी 1956 में श्रीलंका में कानून बना था जिसमें तमिलों को दरकिनार कर दिया गया। सिंहली एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। जो सिंहली है उसको एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। यानी तमिलों की जो तमिल भाषा थी उसकी अनदेखी की गई। यहाँ पर विश्वविद्यालयों में, सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी जाने लगी। यानी जो सिंहली भाषा बोलते हैं उनको प्राथमिकता दी जाने लगी। नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत का संरक्षण करेगी, यानी बौद्ध धर्म को आधिकारिक धर्म माना गया और भाषा सिंहली को। एक एक करके आए इन सरकारी फैसलों ने श्रीलंका तमिलों की नाराजगी बढ़ा दी। श्रीलंका के तमिलों में नाराजगी बढ़ गई। तमिल थे वो अपने ही देश में बेगाने हो गए थे। देख लीजिए, मैप में दिखाया गया है जो सिंहली हैं कहाँ पर रहते हैं। ये कौन से रहते हैं, सिंहली। ये कौन से हैं, भारतवंशी तमिल। और जो मुस्लिम तमिल है यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं। राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया किसको, तमिलों को। तमिलों और सिंहलियों समुदायों के बीच संबंध बिगड़ गए। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। तमिल भाषा को राजभाषा को करने की मंशा थी और क्षेत्रीय स्वायत्तता चाहते थे। शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की मांग की लेकर संघर्ष किया, लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके में स्वायत्तता की मांग को नकार दिया गया। किसके द्वारा, सिंहलियों के द्वारा। इलम
इलम क्या थी? श्रीलंका में एक स्वतंत्र तमिल सरकार थी। कौन सी? इलम। तमिलों की श्रीलंका में इलम गुट बनाया, सरकार बनाई, पार्टी बनाई। श्रीलंका में दोनों समुदायों में गहरा युद्ध शुरू हो गया। परिणाम स्वरूप दोनों पक्ष में हजारों लोग मारे जा चुके थे। अनेक परिवार मुल्क छोड़ के चले गए थे। रोजी रोटी सबकी आगे चौपट हो गई थी। श्रीलंका का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, आर्थिक विकास में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में। गहरा युद्ध छिड़ जाने के बाद वहाँ पर सब कुछ बिगड़ गया। यह गहरा युद्ध 1980 के आसपास से लेकर 2009 तक चलता रहा। 2009 में इसका अंत हुआ, किसका? गहरा युद्ध का। बेल्जियम की साझेदारी। बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपना रखा था। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया था, जिस प्रकार भारत ने किया है। 1970 से लेकर 1993 के बीच उन्होंने संविधान में 4 संशोधन किए। किसी भी आदमी को अपने देश में बेगानापन न लगे। नॉट इम्पोर्टेंट। बेल्जियम के मॉडल की मुख्य बातें दी हैं। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान था। क्या प्रावधान था? कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होगी, यानी डचों की भी, फ्रेंच भाषा की भी समान होगी संख्या। किसमें? संविधान में बताई गई है बात मंत्रियों की। विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाओं के लोग क्या हों? सहमत होंगे। समूह के सांसद बहुमत के पक्ष में हों, यानी बहुमत के आधार पर कोई भी कानूनों का फैसला लिया जाएगा। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते हैं। दूसरा मॉडल क्या था? केंद्र सरकार की अनेक शक्तियों देश के 2 इलाकों के क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर देती थी, यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार। यहाँ पर 2 प्रकार की सरकारें थी। केंद्र सरकार की शक्तियाँ अनेक भागों में बंटी थी, एक शक्तियाँ बंटी थी 2 इलाकों में, एक क्षेत्रीय, इधर फ्रेंच और डचों में अलग अलग सत्ता थी राज्य के स्तर पे। ब्रुसेल्स में अलग सरकार थी। जो ब्रुसेल्स है राजधानी है, किसकी राजधानी? ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। इसमें अलग सरकार थी। इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व था, यानी दोनों के जो मंत्री हैं उनकी संख्या बराबर थी। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में शासन प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स के समान प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार कर लिया था। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी है। कहाँ पर? बेल्जियम में। इसे सामुदायिक सरकार बोलते हैं। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, यानी जो सामुदायिक सरकार है इसका जो चुनाव है, निर्णय है, एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच, जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे वे जहाँ भी रहते हों, यानी अपने देश में कहीं भी रहते हों, वो अपने समुदाय की सरकार को चुन सकते हैं, वोट कर सकते हैं उसके लिए। इस प्रकार इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा, भाषा मसलों पर फैसले लेने का अधिकार है। यानी जो सामुदायिक सरकार है इसको किस पर? संस्कृति पर, शिक्षा पर और भाषा पर फैसले लेने का अधिकार है। यानी जिस प्रकार से भारत में 3 सरकारें हैं, एक केंद्र की है, एक राज्य की है, तीसरे स्तर की है भारत में पंचायती राज। आपको ये बेल्जियम का मॉडल बहुत जटिल लगता है। निश्चित रूप से जटिल है, खुद बेल्जियम में रहने वाले लोग भी कहते हैं। लेकिन बेल्जियम का जो मॉडल है बहुत जटिल है, क्योंकि 3 स्तर की सरकारें हैं, तीनों अलग अलग सिस्टम। पर यह व्यवस्था बेहद सफल रही है। इसे देश में गृह युद्ध की आशंका पर विराम लगा दिया। ब्रुसेल्स बेल्जियम में यूरोपीय संसद, यानी ब्रुसेल्स है यहाँ पर जो यूरोपीय संसद का हेडक्वार्टर है। ये यहाँ पर यूरोपियन देशों का एक यूरोपियन संघ बनाया गया, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर? ये रहा। बेल्जियम और श्रीलंका की कथाओं से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि भाई जो विविधता है वो स्वीकार करनी चाहिए, हमें शिक्षा मिलती है इससे। यानी यहाँ पर श्रीलंका में ठीक उल्टा हुआ। बेल्जियम में क्या हुआ था? बेल्जियम में उन्होंने अपनी विविधता को स्वीकार किया था, श्रीलंका वाले ने इसको स्वीकार नहीं किया, जिसका परिणाम क्या हुआ? यहाँ पर गृह युद्ध हो गया था। यहाँ पर एक कार्टून बनाया गया है
जिसके 2 स्टीयरिंग हैं। बाईं तरफ एक अंकित कार्टून बनाया गया है जर्मनी का। ये जर्मनी का कार्टून है। यह वहाँ पर एक तो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी, याद रखेंगे, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 2 बड़ी पार्टियाँ कहाँ की ही हैं? जर्मनी की हैं। कौन सी? क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। सरकार ऐतिहासिक रूप से दोनों पार्टियां एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी हैं। ऐतिहासिक रूप से दोनों पार्टियां एक दूसरे की क्या हैं? प्रतिस्पर्धी हैं। सन 2005 के चुनाव में इन दोनों में से किसी को अपने बुते की सरकार बनाने के लायक नहीं था। गठबंधन सरकार बनानी पड़ी थी। कहाँ की बात है ये? जर्मनी की बात है। दल विभिन्न नीतिगतों में फैसले अलग अलग पक्ष लेते थे। इन दोनों दल अलग अलग फैसले लेते थे, फिर भी वह साथ मिलकर सरकार चलाते थे। जर्मनी की बात है ये। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? सत्ता के बंटवारे को 2 भागों में देखते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है, यानी सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच का जो टकराव का अंदेशा खत्म हो जाता है। किसके कारण? सत्ता के बंटवारे के कारण। चूँकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता रूप ले लेता है, यानी जो सामाजिक टकराव है आगे हिंसा का और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है। इसीलिए सत्ता में हिस्सा देने और राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना, जो बहुसंख्या है और जो अल्पसंख्यक है उन पर थोपना तत्कालिक समय में तो लाभकारी सिद्ध हो सकता है, लेकिन आगे चलकर ये देश की एकता अखंडता के लिए खतरा पैदा कर सकता है, जिस प्रकार श्रीलंका में हुआ। घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों को आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, यानी जो बहुसंख्यक हैं वे चाहेंगे कि हम अल्पसंख्यकों को मार देंगे, भगा देंगे, लेकिन ये परेशानी केवल अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण है, क्योंकि इसमें बहुत से बहुसंख्यक लोग भी मारे जाते हैं। सत्ता की साझेदारी का दरअसल लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। जो सत्ता की साझेदारी है इसको लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। लोकतंत्र का मतलब होता है, क्या होता है? जो लोग इस शासन में व्यवस्था में के अंतर्गत आते हैं, यानी जो लोग हैं देश के वो शासन व्यवस्था के अंतर्गत शामिल होते हैं, उनके बीच सत्ता के बंटवारे को हो जाता है। ऊपर 2 तर्क दिए, इन दोनों तर्कों से हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हम युक्तिपरक और दूसरा होता है नैतिक तर्क। एक तो युक्तिपरक होता है, एक नैतिक होता है। युक्तिपरक यानी या समझदारी का तर्क। युक्तिपरक युक्ति से काम लिया जाए, समझदारी से काम लिया जाए, लाभकारी परिणाम पर जोर देता है। जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अभूतपूर्व महत्व को देता है, यानी सत्ता के बंटवारे को अभूतपूर्व महत्व देता है। खलील की उलझन। बेरूत शहर किस देश में है? लेबनान में है। राजधानी बेरूत किस देश की है? लेबनान की है। नोट इम्पोर्टेंट ये कि यहाँ पर कहानी दी है, इस कहानी को आप वीडियो रोककर पढ़ सकते हैं। सत्ता की साझेदारी। राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इस धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी विचार सामने आया है। सत्ता की साझेदारी का सामने विचार आया है। कैसा विचार है? कि सरकार की सारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। सारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथ में, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? पर बैठे एक व्यक्तियों के समूह में होनी चाहिए, यानी जो शक्तियाँ हैं एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में होनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर जाए तो तुरंत फैसले नहीं लिए जा सकते। फैसले लागू करने में और लेने में बहुत समय लगेगा, लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र में ऐसी ही बुनियाद है। लोकतंत्र एक ऐसी बुनियाद है जिसमें जनता ही सारी राजनीतिक शक्तियों का स्रोत है। जनता ही सारी राजनीतिक शक्तियों का क्या है? स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। लोकतंत्र में लोग अपना शासन खुद चलाते हैं। एक अच्छे लोकतंत्र शासन में
समाज के विभिन्न समूहों विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। लेकिन अच्छा लोकतंत्र में कैसा होना चाहिए? अच्छा लोकतंत्र, उसमें जितने भी व्यक्ति हैं, प्रत्येक व्यक्ति या समूह हैं, उनके विचारों को सम्मान महत्व दिया जाना चाहिए। सारे समाज को, सारे विचारों को सम्मान महत्व दिया जाना चाहिए। सार्वजनिक नीतियों तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं, इसीलिए उसे लोकतांत्रिक शासन का अच्छा माना जाता है। यानी जब सारी बातें शामिल हों सार्वजनिक नीतियों में तो लोकतंत्र अच्छा माना जाता है। जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता का हिस्सेदार होना है। जिसमें जो राजनीतिक सत्ता है, इसमें आम जनता की, आम लोगों की ज़्यादा साझेदारी होगी तो वो क्या होगी? अच्छा लोकतंत्र होगा। ये 2005 का चित्र दिखाया गया है। 2005 में रूस में कुछ कानून बनाए गए। इन कानूनों को बनाकर रूस के राष्ट्रपति और कुछ शक्तियों को सौंपी गई। इसी वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति रूस का दौरा किया। ऊपर दिया गया कार्टून है। ऊपर दिए कार्टून में जो बुश हैं कहाँ के राष्ट्रपति थे? अमेरिका के। और पुतिन तो वर्तमान में भी हैं। कहाँ के हैं पुतिन? रूस के हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप देखे जा सकते हैं। कौन से रूप हैं? नंबर 1, शासन के विभिन्न अंग कौन से हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये तीनों रूप आप भारत में देख सकते हैं। हम इनके बारे में पीछे पढ़ चुके हैं। के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। यानी इन तीनों के बीच जो सत्ता है, जो शासन व्यवस्था है, उसका बंटवारा इन तीनों के बीच रहता है। किस किस के? विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका। इससे हमें सत्ता की एक्सिस वितरण कहते हैं। यानी सत्ता का जब तीनों में बंटवारा होता है तो इसे क्या बोला जाता है? क्षैतिज वितरण। क्या? क्षैतिज वितरण बोला जाता है। क्षैतिज वितरण। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। यानी तीनों अंग हैं, तीनों अलग अलग रहकर अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित होता जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। यानी तीनों से ये निष्कर्ष निकल जाता है कि तीनों में से कोई भी एक अपनी सत्ता का प्रयोग नहीं कर सकता है, सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संस्थाएं हैं, वो किसके अधीन है? संसद के अधीन है। कौन? कार्यपालिका। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। जो न्यायपालिका है, इसके जो न्यायाधीश है, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक राजनीतिक और एक स्थायी कार्यपालिका। न्यायपालिका की स्थायी कार्यपालिका को हम नौकरशाही कार्यपालिका भी बोल सकते हैं। न्यायपालिका की कार्यपालिका पर और विधायिका पर क्या लगाती है? अंकुश लगाती है। न्यायपालिका का निर्माण करती कार्यपालिका और कार्यपालिका पर ही अंकुश लगाती है न्यायपालिका और विधायिका पर लगाती है। इस व्यवस्था को नियंत्रित संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं जब तीनों एक दूसरे पर कंट्रोल हो। सरकार के बीच विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जो सरकार है इसमें सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य प्रकार हो, पूरे देश के लिए सामान्य प्रकार हो, प्रांतों क्षेत्रों में अलग अलग सरकार हो। जैसे हरियाणा में है, पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को अक्सर संघ कहते हैं। जैसे भारत एक संघीय देश है या केंद्र सरकार कहते हैं। पूरे देश को क्या कहते हैं? संघ कहते हैं, संघीय सरकार कहते हैं, केंद्र कहते हैं। प्रांतीय सरकार को या क्षेत्रीय सरकार को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे भारत में इसे विधानसभा बोलते हैं, विधायिका बोलते हैं भारत में इसको। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं या विधायिका कहते हैं। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं होता। कई देशों में प्रांतीय क्षेत्रीय सरकारें नहीं होती हैं। कई देशों में जो प्रांतीय और क्षेत्रीय सरकारें नहीं हैं। लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है वहाँ संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह से होगा। यानी जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और पंचायती राज है, इन तीनों के बारे में स्पष्ट उल्लेख है हमारे संविधान में कि इनको शक्तियों का बंटवारा कैसे कैसे किया जाएगा तीनों का। बेल्जियम में तो यह काम हुआ। बेल्जियम में तो सरकार को केंद्र, राज्य और सामुदायिक स्तर पर बांट दिया गया। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ? श्रीलंका में गहरा युद्ध छिड़ गया, जिसका अंत का हुआ 2009 में हुआ।
राज्य सरकारों से नीचे के स्तर की सरकारों के किसी के लिए ऐसी व्यवस्था हो सकती है। न्यायपालिका, पंचायती राज, यानी जो राज्य सरकार है उससे नीचे की स्तर है जिसे बोलते हैं पंचायती राज, उसके लिए नगर पालिका, पंचायतें हो, ऐसी इकाइयाँ हो सकती हैं। उससे लेकर निम्न स्तर तक है, उच्च पर कौन सी केंद्र है, उसके बाद राज्य, उसके बाद पंचायती राज आती हैं। इनको ऐसे बांटा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे ऊर्ध्वाधर वितरण बोला जाता है। ऊर्ध्वाधर वितरण ऐसे करके इनको ऐसे हैं, इनको ऐसे ऐसे बांटना नीचे तक, ऊर्ध्वाधर वितरण। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों, मसलन सभाशाही धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। सत्ता का बंटवारा धर्म पर, भाषा पर, समूहों पर भी हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकार थी वो अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग बनाई गई थी। उस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है, कौन सा है, सामुदायिक सरकार बेल्जियम की। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। कहाँ की बात है, कमजोर समुदाय की बात है। पिछले साल हम देखा देश में प्रचलित आरक्षित सीट चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था। जो आरक्षित चुनाव क्षेत्र है वो ऐसी ही व्यवस्था है जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई सरकार ने। और महिलाओं के लिए पंचायती राज स्तर पर महिलाओं के लिए कितना आरक्षण है, 1/3। इस तरह की व्यवस्था विधायिका प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है ताकि लोग खुद को शासन से अलग समझ सकें। अल्पसंख्यकों के और समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी मिलती है। सामाजिक विविधताओं का शासन में बहुत भागीदारी होती है। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव का समूह और आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित करता है। यह सत्ता का बंटवारा का एक रूप हमें विभिन्न प्रकार के दबाव समूह हैं, आंदोलन द्वारा शासन को प्रभावित करता है। नियंत्रित करने के तरीके भी हम लक्ष्य कर सकते हैं। लोकतंत्र में जहाँ पर सत्ता का बंटवारा, वहाँ पर दबाव समूह हैं, आंदोलन करते हैं, शासन को प्रभावित करते हैं। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारी के बीच चुनाव का विकल्प जरूरी रहना चाहिए। यानी जो लोग हैं उनके बीच चुनाव का विकल्प जरूर होना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह वैकल्पिक विभिन्न पार्टियों में एक के रूप में उपलब्ध होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। आप भारत में ऐसा सब देखते हैं। पार्टियों को यही आपसी प्रतिस्पर्धा का ही इस बात की सुनिश्चित करता है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न हो। यानी जो सत्ता है एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न हो बल्कि पूरे देश के हाथ में हो। बड़ी समयावधि पर सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ में आती रहती है। यानी जहाँ पर लोकतंत्र है, हर 5 साल के बाद भारत में जो सत्ता है वो अलग अलग प्रकार के लोगों के हाथ में आती रहेगी। कई बार सत्ता का यह भागीदारी कैसे प्रत्यक्ष रूप से दिखती है, क्योंकि 2 या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं। जब 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं तो सरकार का गठन कैसे होता है, गठबंधन से। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक मजदूर, कई संगठित हित समूहों की सक्रिय देख सकते हैं। यहाँ से याद रखेंगे जो महाराष्ट्र का उच्च न्यायालय है कहाँ पर, बम्बई में है। ये लेसन के अभ्यास के प्रश्न DSLनी को करते हैं, ये एग्जाम में नहीं आएंगे, नंबर 6 एग्जाम में आ सकता है। सत्ता के बंटवारे के पक्ष में विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए गए हैं। इनमें से तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में पहचानने हैं, विपक्ष के अपने आप बाकी बच जाएंगे। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करता है। क्या करता है, सत्ता का बंटवारा बिल्कुल सही है, जो टकराव है कम करता है। ऐसा हमने देखा है, टकराव सत्ता का बंटवारा न किया, श्रीलंका में टकराव हुआ, लेकिन बेल्जियम ने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया तो वहाँ पर टकराव नहीं हुआ। टकराव को कम करता है, बिल्कुल ठीक है। पक्षपात का अंदेशा कम करता है, बिल्कुल ठीक है। निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटकाता है, विविधताओं को अपने में समेट देता है, बिल्कुल ठीक है, पक्ष में है। अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाता है, गलत है।
सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। देश की एकता को कमज़ोर करता है, बिल्कुल गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सा, यानी क ठीक है। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करता है, बिल्कुल सही है। ख ठीक है, यह पक्षपात का अंदेशा कम करता है, बिल्कुल सही है। ग ठीक से विविधताओं को अपने अंदर समेटता है, विविधता होंगी जहाँ पर वहीं पर सत्ता का बंटवारा अच्छा है। च सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाता है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर स है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा? बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ताधारी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयानों का विचार करें। प्रश्न नंबर 7 का आंसर होगा सा, यानी बेल्जियम में डच भाषी लोग बहुसंख्यक थे, फ्रेंच अल्पसंख्यक थे, और डच अधिक मात्रा में थे तो ये अपना प्रभुत्व जमाना चाहते थे। किस पर? डच फ्रांसीसियों पर अपना प्रभाव जमाना चाहते थे। ख सरकार की नीतियाँ सिंहलियों, जो सिंहली है वो क्या है? बहुसंख्यक हैं, और जो तमिल थे वो क्या थे? अल्प थे। प्रभुत्व बनाए रखना के प्रयास किया, यानी सिंहलियों ने तमिलों पर कब्जा जमाने का प्रयास किया। अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा और रोजगार में सहायता के अवसर के लिए श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता का संघीय ढांचा बनाने की मांग की थी, बिल्कुल की थी कि वैश्य को क्या बनाया जाए? संघीय बनाया जाए। बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह पर संघीय व्यवस्था की गई, इससे मुल्क को टूटने से बचा लिया। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे 2 बॉक्स दिए हैं, इन बॉक्सों का मिलान करना है। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? सत्ता का बंटवारा, अधिकारों का बंटवारा। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों का बंटवारा क्या कहलाता है? संघीय सरकार कहलाता है। जब विभिन्न स्तर की सरकारें होंगी, जैसे केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार, क्या होगा? संघीय सरकार। लेकिन जब सत्ता का बंटवारा की बात है तो वहाँ पर अधिकारों की बात होगी। आगे विभिन्न सामाजिक समूह के बीच सत्ता की साझेदारी क्या कहलाती है? सामुदायिक सरकार। विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी क्या कहलाती है? सामुदायिक सरकार कहलाती है। ऐसी साझेदारी कहाँ पर थी? बेल्जियम में। 2 या 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी कहलाती है गठबंधन। इसका आंसर ग है। प्रश्न नंबर 9, सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित 2 बयान दिए गए हैं, इनके नीचे दिए कोड के अनुसार आधार पर बताइए। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकारी, बिल्कुल ठीक है। इसे सामाजिक समूह का टकराव का अंदेशा करता, बिल्कुल सही। ए व ब दोनों सही हैं, ए व ब दोनों सही, आंसर ख होगा। ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।